भारत के विभिन्न जनता के बीच में जो पहुंचाना चाहते हैं उसका हमारा 5 बुलेट पॉइंट है। पहला है, देश विनाश की तरफ जा रहा है। देश की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। देश के अंदर जो है कॉर्पोरेट हाउस को आगे बढ़ाया जा रहा है, उनको लोन माफ किया जाता है, उनको जो है ओवर ड्राफ्टिंग दी जाती है और बाकी जनता के खून चूसे जा रहे हैं और उसमें बहुत सारी बातें हैं। दूसरी बात यह है कि बेरोजगारी बहुत ऊपर भाग गया है, महंगाई बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी पे हमारी सरकार ने कहा था कि हर साल 5 करोड़ लोगों को हम रोजगार देंगे, 1 को भी नहीं दिया, 1 करोड़ को भी नहीं दिया। रह गया महंगाई जो हमारी चरम सीमा ले रही है, हमारे घर नहीं चल रहे हैं, हमारी जो माताएं बहनें हैं उनकी चूल्हा नहीं चल रहा है, हमारे जो उज्ज्वला योजना बनाया गया वो जो सारे सिलेंडर वो जो है बैठने का काम कर रहा है, कुर्सी बन गया है और हमारा स्वास्थ्य भी बदहाली की तरफ गया है। झूठ और नफरत की राजनीति करके, ये जात पात की राजनीति करके ये सेक्युलर कंट्री को बर्बाद करने की जो कोशिश की जा रही है, लोकतंत्र के जो प्रजातंत्र या राजतंत्र के रूप में ले जाना चाहते हैं, उसकी साजिश पे हम लोग ये प्रोग्राम रखा और साथ ही हमने आप लोगों को कहा कि हमारे जो घोषणा पत्र जो बीजेपी का है, हमारे उमा भारती जी से फोन पे बात हुआ, वो किन्हीं कारणों की वजह से नहीं आई। उन्होंने कहा कि भारत का जो सरकार है उसने जो घोषणा पत्र बनाया है उस पर बात नहीं हो रही, नदियां साफ नहीं हो रही है, हमारा जो है पर्यावरण ठीक नहीं हो रहा और जो है सरकार को इसे हारनी चाहिए। तो उसी को लेकर के जितनी भी पार्टियां, मैं किसी पार्टी का साथ नहीं दे रहा, मैंने कहा कि किसी भी पार्टी को लोकतंत्र में आने का पूरा है, आए, उनका हक बनता है, क्षेत्रीय भी है, छोटी भी बड़ी है, लेकिन जो 272 लेकर के ये जो तानाशाही करते हैं उसके खिलाफ हम लोग को आना है कि हम किसी भी कारण में 272 नहीं जाने देंगे, विकेंद्रीकरण करेंगे। किसानों का कोई मांग पूरा नहीं किया, उनको तड़पा के 1000 लोग किसान लड़ते रह गए, न जाने कितने घर बर्बाद हो गए। तो उस पे भी हमारे राष्ट्रवादी बोल। आदरणीय पत्रकार बंधुओं, प्लीज 2 मिनट शांति रखिएगा, मैं आपके हर बात का जवाब देने की कोशिश करूंगा और आप देश के प्रति जो सवाल है वो पूछेंगे और मुझे अच्छा लगेगा। देखिए, किसानों की बात सब पॉलिटिकल पार्टियां कर रही हैं और किसान का जो ये आंदोलन चला, हरियाणा पंजाब से चला था और 32 संगठन थे और 17 संगठन थे। मैं उन संगठनों को जोड़ने में एक घर गया था और आज लोग जो दरबार बने हुए हैं, जिनका अखबारों में टेलीविजन पर नाम आ रहा है, उनका वजूद खत्म होता जा रहा है। तो आपको मैं इस विषय के ऊपर बताना चाहूँगा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं, मैं खुले मन से कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं गांधी संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ और जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में आए थे और उस आंदोलन में आने के बाद आज तक हम गांधी जी के जितने बनाए हुए प्रोग्राम थे, हमने पूरे गांव के अंदर जा रहा हूँ, 6.5 लाख गाँव थे। हमने कहा कि किसान जागृति अभियान ग्राम स्वराज्य के ऊपर होना चाहिए, ग्राम सभा को कानून बनाने का दर्जा मिले, तीसरी सरकार बने ताकि ग्राम सभा फैसला कर सके, जो आज तक नहीं मिला। उसी प्रकार हमने शहर स्वराज की बात की। हमने कहा कि आप बोल रहे हो कि हिंदुस्तान पर खतरा है, तो हिंदुस्तान पर सभी को सेना पुलिस की ट्रेनिंग दे करके उनको रोजगार क्यों नहीं देते आप? उसका कानून बनाना चाहिए। हमने कहा जल जंगल जमीन से ऊपर जितने भी पैदावार हैं उस पैदावार का मिनिमम फ्लोर प्राइस होना चाहिए। तो किसान तो देखिए वो बात हम बताएं। अभी जो किसान मूवमेंट जो चला, मेरा एक प्रयोग रहा, क्योंकि मैंने जेपी के मूवमेंट में देखा कि इसको मत बनाइए, ये हरिजन है, इसको मत बनाइए, ये ठाकुर है, इसके चौधरी भेजे थे हमने। उसके अंदर जो भी आता था मेरे को था, राजकुमार बाजी में स्टेज पे बोलने दिया, उनको चिट देते थे, इनको फोन करते थे कि बुलाइए इनको। लेकिन वहां पर बहुत से लोग आए, सबने कहा कि हम सिख किसान मोर्चा के साथ, सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने कहा, लेकिन बाद में सौदेबाजी हुई। उनको जो एमएसपी की मांग थी शुरू से रखी गई, उस एमएसपी की मांग को सरकार के साथ मिलकर उन लोगों ने गद्दारी किया है। देखिए अभी हमारे देखिए आपका जवाब दुआ जी जो है, हमारे भाई हैं, छोटे भाई हैं, इन्होंने हराने की बात बता रहे हैं। देखिए देश का जवाब, मैं पूरा देश घूम रहा हूँ, हिंदुस्तान के सब स्टेट में गया हूँ, गाँव में जा रहा हूँ, गाँव में निवास करता हूँ, जैसे जयप्रकाश नारायण निवास करते थे। बिहार में गया तो किसान, मजदूर, कामगार और किसान का पुत्र
जिसका किसान के पुत्र के अंदर आप भी आते हैं। कोई पत्रकार है, कोई टीवी चला रहा है, कोई ऑटो चला रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई क्लर्क है, कोई जज है, वो सब उनका अगर फोर फादर देखा जाए तो दादा परदादा कोई ना कोई किसान जमीन से जुड़ा हुआ है, मजदूर से जुड़ा हुआ है। तो किसान पुत्र इस आंदोलन को आपको ये दावे से कह सकता हूँ, पूरा देश घूम रहा हूँ, कि उनको नेता नहीं मिला। अभी सर्वोदय का मीटिंग हुआ था, सर्वोदय के अंदर हमारे को जयप्रकाश नारायण का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। यूपी का क्यों? और उसके अंदर किसान नेताओं ने गद्दारी किया है, उसके अंदर अच्छे लोग नहीं थे जो बैठे हैं आपके बीच में। कि सभी पार्टियों को, क्षेत्रीय पार्टियों को और जो भी हैं उनको आगे बढ़ाएं। जनता अब काफी जागरूक हो गई है, जनता समझती है, और इसी जनता को जहाँ भी वो नहीं जागरूक है उन्हें जागरूक करने के लिए हम लोग हर 10 दिन पे भारत के विभिन्न हिस्सों में कार्यक्रम करके उन्हें बताएंगे कि ये सरकार निरुकुश हो गई है, ये तानाशाह हो गई है, इसे हराना है और हमें अच्छे सच्चे लोगों को, पढ़े लिखे लोग, जो लोग वंचित रह जाते हैं उनको आगे लाना है। चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जात के हो, किसी भी पार्टी का हो, उन्हें आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी को पक्का कर रहे हैं ना आगे 24 में आने के लिए। बार-बार तो संगठन बनाए जा रहे हैं। हम तो पक्का नहीं कर रहे। नहीं सर, आप हम तो गुड गवर्नेंस की लड़ाई कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि देश के प्रत्येक गांव के अंतिम व्यक्ति को रोजगार मिले, सब मिलजुल करके धार्मिक उन्माद को खत्म करते हुए मिलकर मानवता इंसानियत के लिए काम करें। तो लीजिए, मैं बड़े अदब से कह रहा हूँ, उसका रिजल्ट ये है कि बैकवर्ड क्लासेस को भी पता लग गया, और इसलिए उन्होंने भी कहा है, अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। बैकवर्ड कितने हैं? अब हम ज़्यादा बोलना नहीं चाहते क्योंकि वो बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। आप जो बात बोल रहे थे पहले, भाजपा अभियान के तहत आपने जो प्रोग्राम रखा है वो होगा कैसे? देखिए, वो होगा इस भारत के जो महान जनता है, भारत की 1 अरब और 35 करोड़ लोगों की दुआओं से होगा, और वो हो रहा है। मैंने घूमा है, मैंने देखा है, लोग परेशान हैं। मैंने अपनी आंखों के सामने अपने कई मित्रों को अपने इलाज में मैंने देखा है कि कितने ही प्रियजनों ने अपने प्रियजनों को बिना इलाज के मरते हुए देखा है। सिर्फ इतना है कि जब जुल्म की इंतहा हो जाती है, आप ये बताइए, मिसेस गांधी से बड़ा तो कोई शक्तिशाली नहीं था, जैसा कि आपने कहा। मिसेस गांधी को क्या हुआ? उस समय कोई नेता नहीं था। लोग कहते थे कौन नेता है, कौन प्रधानमंत्री का चेहरा है, कौन हराएगा। जनता ही नेता हो गई और जनता ही वोटर हो गई, और सरकार पहले बनी और पार्टी बाद में बनी। ये इस बात का प्रमाण है। 97 पर ईवीएम भी तो नहीं था। गुजरात के अंदर एक पूरा गांव जो है आज इस बात के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठा हुआ है कि हमने पूरे गांव ने महज कांग्रेस को वोट डाला था, तो फिर कैसे भाजपा की यहाँ से सीट निकल गई? एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है सर। देखिए, आप जो चीज़ कह रहे हैं, इस बात को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं बोलूँ या ना बोलूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने एक ही चीज़ सीखी है कि जो मन में आया उसको बोलो। कि मैंने ये कहा, आज नहीं कहा, ये कहा 2018 में। बड़े बड़े नेता मौजूद थे हिंदुस्तान के, आप सब जानते हैं। मैंने उनसे कहा कि सर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ईवीएम में नहीं है, प्रॉब्लम भारत सरकार में नहीं है, प्रॉब्लम हम में है। हम खुश हो जाते हैं कि हमारी मध्य प्रदेश में सरकार आ गई, हम खुश हो जाते हैं कि हमारी राजस्थान में सरकार आ गई, और उसके बाद वो कहते हैं कि भाई तुम जीत जाओ तो ईवीएम सही है और हम जीत जाएं तो ईवीएम खराब है। अरे इसका बाइकाट करिए। जब तक कि ईवीएम से चुनाव होगा, हम चुनाव का बाइकाट करेंगे, हम बैलेट से चुनाव लड़ेंगे। जब तक ये राजनीतिक दल का कोई हो, हम हो जो यहाँ बैठे हैं या और दूसरे राजनीतिक दलों, ये तय नहीं करेंगे, इसका इलाज होने वाला नहीं है। जो पिछले ये 8-9 साल से 10 साल से सरकार बनी है, ये देश के अंदर हिंदू और मुसलमान में घड़ा फैला करके बनाई गई है, राम और रहीम को लड़ा करके बनाई गई है। अगर हम लोग राष्ट्रवादी हैं तो उससे पहले हमको देशभक्त बनना पड़ेगा, और देशभक्ति इसमें है कि हमको मिलजुल करके डेवलपमेंट के लिए, रोजगार के लिए काम करना पड़ेगा। तो अभी एक हमारे भाई, माफ कीजिएगा, इन्होंने कहा कि गोरे अंग्रेज और काले अंग्रेज। मैं इस पर यह कहूंगा कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबने मिल करके गोरे अंग्रेजों को जैसे भगाया था, आज अगर हम सब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई मिल करके
देश में गुड गवर्नेंस लाने के लिए, देश में इंसानियत और मानवता के लिए, घृणा को खत्म करने के लिए काले अंग्रेजों को भगा देंगे, काले अंग्रेजों को भगा देंगे। कि जो अडानी साहब को पूरा देश बेच दिया और नौजवान बेरोजगार हो गया, किसान कंगाल हो गया, ये सारी चीज़ें हैं लोगों के सामने ला रही हैं। हमारी जिम्मेदारी है और हम सब लोग मिलके इन चीज़ों को बताएंगे। गुलशन परस्त हूँ मैं, ये आपका जवाब है मेरा। ओवैसी साहब हों, आदरणीय मायावती जी हों या कोई हो, हमको सबका हम सहयोग लेंगे, साथ लेके चलेंगे लोकतंत्र को बचाने के लिए और हिंदुस्तान को बेरोजगारी से दूर करने के लिए, महंगाई से ख़त्म करने के लिए और एक ऐसा हिंदुस्तान बनाने के लिए जिसकी कल्पना महात्मा गांधी ने की थी स्वराज के माध्यम से, उसमें करेंगे। तो वो हम बता रहे हैं कि गुलशन परस्तू में, गुलशन परस्तू में मुझे गुल ही नहीं अजीज और कांटों से भी निभा किए जा रहा हूँ मैं। हम सबको साथ लेके चलेंगे। हम ए और बी के चक्कर में नहीं पड़ते। हमें केवल मछली की आँख, चिड़िया की आँख नजर आ रही है कि मोदी जी और उनकी सरकार और उनके साथी और उनकी पार्टी देश की विरोधी है, लोकतंत्र की विरोधी है, गरीब की विरोधी है, संविधान की विरोधी है और हम का इसके विरोध को गांव-गांव पहुंचा के इस सरकार टुकड़े टुकड़े गए। तो आप मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो आज आपने जो इशू लेकर शुरू हुआ है, तो टुकड़े टुकड़े गैंग को मतलब कहाँ तक आप ले आएंगे, जहाँ पे टीएमसी, कांग्रेस, बाकी जो अपोजिशन पार्टी है? देखिए, ऐसा हुआ कि अभी मैं कुछ दिन पहले गया, हमारे यहाँ एक नहर कट गई बुलंदशहर ज़िले में। मैं आपको बता दूं, मैं बुलंदशहर को बिलोंग करता हूं और जब गौतम नगर और बुलंदशहर एक ज़िला था और जब मेरी उम्र 24 साल थी, मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ लॉज कर रहा था, तो उस समय मैं अध्यक्ष जिला पंचायत बनने का मुझे सौभाग्य मिला। आई वॉज द यंगेस्ट चेयरमैन इन इंडिया। तो मैं अभी गया था, नहर कट गई। जब वो नहर कट गई तो मैंने देखा कि उसमें कितने ही तरीके के जानवर जो एक दूसरे के दुश्मन थे वो पेड़ पर चुपचाप बैठे हुए थे। तो अब ये पूरे हिंदुस्तान की विकास की, मानवता की, इंसानियत की, तरक्की की, संविधान की नहर आदरणीय मोदी जी ने काट दी है। सब लोग इसके साथ हैं और आप तो देखिए विद्वान हैं, महाराष्ट्र और बिहार ही 50 सीट कम कर रहा है। मैं लो आपसे कैलकुलेटेड बात भी कर लूँ, महाराष्ट्र और बिहार ही 50 सीट कम कर रहा है। कर्नाटक में भी सीट कम होंगी, बाकी और जगह भी जीरो है मामला, पंजाब में सीट कम होंगी, उत्तर प्रदेश, तो ये लोग 100 सीट से कम हो जाएंगे। आप क्या है, आप दुआ करते रहिए, दवा हम तो लेके चल ही रहे हैं। हमारा काम है सुनना और लिखना। जी जी, अगर आप ना होते तो सन 47 में 15 अगस्त ना होता, आप नहीं होंगे तो 24 नहीं होगा। आप हैं तो हिंदुस्तान है, इसलिए हम आपको सलाम करते हैं। उनकी कम हो रही है, सब राम मंदिर का मुद्दा तैयार है। अरे साहब, राम मंदिर देखिए, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। सेकुलरिज्म का मतलब क्या है? मैं बाई कास्ट पैदा हो गया ब्राह्मण में। मेरे घर के अंदर मुझको मेरी माँ ने संस्कार दिए जो आज तक मैं करता हूँ कि जब तक तू नहाएगा नहीं, पूजा नहीं करेगा, तुझे चाय भी नहीं मिलेगी। और मैं जब तक नहा के पूजा नहीं करता, मैं कुछ भी खाता पीता नहीं हूँ। ये हमारे बुजुर्ग बाहर बैठे हैं, ये 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं बुरहान साहब, 5 वक्त की। ये सेकुलरिज्म है, ये हिंदुस्तान है। नमाज अदा नहीं करना, पूजा पाठ नहीं करना, ये सेकुलरिज्म नहीं है। पूजा पाठ करते हुए, नमाज अदा करते हुए एक दूसरे धर्म का सम्मान करना, उसको फलने फूलने का अवसर देना, ये सेकुलरिज्म है। पार्टी आज तक आई है संविधान में हमारे देश में, लेकिन कोई भी ये बिल नहीं लेके आई अभी तक कि धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए, ये बिल पास क्यों नहीं किया जाता? इस बिल की जब मोदी जी चले जाएंगे ना, तो धर्म का जो विकराल रूप हमने देखा है, जो झेला है, अब के बार यही आएगा। सबसे पहले इसी को पास करें। शर्मा जी, एक छोटा सा उत्तर दे दें। जब कोई पार्टी या कई पार्टियों के राष्ट्राध्यक्ष भी आए हुए हैं, जब कोई पार्टी रजिस्टर्ड होती है तो चुनाव आयोग हमारा एक एफिडेविट देता है। मैं जितने भी सम्मानित पत्रकार बंधु हैं यहाँ पे, उनसे कहना चाहूंगा कि किसी पार्टी के नेता से पूछने से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये तो सब एफिडेविट करके बैठे हुए हैं। वहां लिखा हुआ है कि धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष,
राजनीतिक दल का दर्जा आपको चुनाव लड़ाने के लिए इस स्वतंत्र भारत देश के अंदर दिया जा रहा है। और उसके बाद अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का धार्मिक लड़ाई उन्माद पैदा करता है या किसी भी धर्म के आधार पे चुनाव लड़ने जाता है या कोई भी घोषणा करता है, तो यहां तो प्रधानमंत्री छोड़ दीजिए, कई मुख्यमंत्री छोड़ दीजिए, कितने लोग हैं यहां पर जो धर्म के नाम में झगड़ा करते हैं। तो मैं सारे मूर्धन्य पत्रकार भाइयों से निवेदन करता हूं कि अपने अधिकारों को समझो। इसका प्रश्न राजनीतिक दल तो नहीं दे पाएगा जो खुद डिस्पोजल में बैठा है, एक साल लग जाता है रजिस्ट्रेशन के लिए, जिनको चुनाव चिन्ह 2 बार के बाद तीसरी बार देते नहीं है। ठीक है, लड़ना है, इस बात को पूछना है, तो मेरे साथी लोगों, आप लोग धरना दीजिए चुनाव आयोग के सामने, जो देश में आज की तारीख में अवस्था फैला रहा है, जो एक निश्चित पार्टी के हक में काम कर रहा है। हम साथ देंगे, हम सारे बैठेंगे, सबको सिम्बल मिलना चाहिए। हमसे अधिक विद्वान लोग हैं, सारी बात है। खुशी इस बात की है कि आज का जो कार्यक्रम आयोजित किया है ये दुआ साहब ने किया है। हम लोग हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, हमारी एक ही चीज़ में आस्था है कि भाई दुआ करो। जब लाइलाज कोई चीज़ हो जाती है तो कहते हैं भाई दुआ करो, प्रार्थना करो। तो ये जब दुआ ही इस कार्यक्रम के आयोजक हैं तो दुआ कबूल क्यों नहीं होगी, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो साथियों, आज के इस मौके पर मैं नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी का एक छोटा सा सिपाही होने के नाते मैं आपका सबका पार्टी की तरफ से, माननीय शरद पवार साहब की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आप यहाँ पर आए, आपने दर्शन दिए, अपने विचार दिए और एक शक्ति दी। क्योंकि आज का जो आंदोलन है जिसकी शुभारंभ आज यहाँ हो रहा है, आपकी मौजूदगी में, आपकी गवाही में, आपके द्वारा, ये किसी भी तरीके से हिंदुस्तान की आज़ादी के आंदोलन से कम नहीं है। क्योंकि वो लड़ाई दूसरे लोगों के साथ थी, ये लड़ाई अपनों के साथ है। और ये अपने ऐसे हैं जो भाई से भाई को लड़ाते हैं, पति को पत्नी से लड़ाते हैं, हिंदू को मुस्लिम से लड़ाते हैं, नौजवान को बुजुर्ग से लड़ाते हैं, व्यापारी को कंज्यूमर से लड़ाते हैं, किसान को व्यापारी से लड़ाते हैं। ये लोग हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हालात क्या हो गए हैं और वो किस तरीके से हमको बदलने होंगे। अभी उत्तराखंड के एक मिनिस्टर थे, हुआ करते थे, काजी, उनका नाम भूल गया मैं, काजी मोहम्मद मोहिउद्दीन, उनका इंतकाल हो गया। उनके लड़के काजी निजामुद्दीन एमएलए, इस बार तो हार गए, पहले एमएलए भी थे, वो हमारे बुलंदशहर के सैदुल हसन साहब हमारे बुजुर्ग हुआ करते थे, मिनिस्टर हुआ करते थे, उनके वो रिश्तेदार थे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि किस कदर हमारी गंगा जमनी तहजीब, किस तरीके से हम लोग मिले हुए थे कि हम सैदुल हसन साहब के साथ जब जाते थे तो लोगों को ये पता ही नहीं पड़ता था कि हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं या कौन है। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि जब काजी साहब का इंतकाल हुआ तो उनको मैं अकीदत पेश करने के लिए जब मैं वहाँ गया, रुड़की में, मंगलौर, तो उन्होंने 5-10 हज़ार लोग वहाँ मौजूद थे। उन्होंने ये कहा, निजामुद्दीन साहब ने, कि बुलंदशहर से हमारे मामू आए हैं के शर्मा, अब वो वालिद साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जब मैं निजामुद्दीन का मामू हूँ तो मैं हिंदू कहाँ से हो जाऊँ, मुझे ये बताया। ये जो हालात पैदा किए हैं, जो इस तरीके का माहौल पैदा किया है, हमें इसको ख़त्म करना है। और ये जंग आज़ादी की लड़ाई हमको जीतनी है। वो लड़ाई महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़ी गई थी। बेशक आज कोई नेतृत्व ना है, लेकिन आपके पास दुआ है। आज हिंदुस्तान का हर आदमी दुआ कर रहा है कि भाई कैसे मोदी से जान बचाओ। और मैं बताना चाहता हूँ आपको बड़ी विनम्रता के साथ, लोग कहते हैं कि साहब मोदी जी को हराना बड़ा मुश्किल है। मैं कहता हूँ, जैसा कि हमारे मैन जी ने कहा, मोदी जी रावण से ज़्यादा तो विद्वान नहीं है, रावण से ज़्यादा तो तपस्वी नहीं है, रावण से ज़्यादा तो तेजस्वी नहीं है। तो जब रावण का भी वक्त आया, राम ने किया
तो आज भारत की हम सब लोग जो आप लोग हैं, वो राम रूपी जो जनता है भारत की, वो जो बेशक तीर कमान लेके चल रही है, लेकिन इसका वो करेंगे इसलिए कि ये लोकतंत्र को ख़त्म कर रहे हैं। हमें मोदी से व्यक्तिगत कोई नाराज़गी नहीं है, लेकिन ये लोग लोकतंत्र को ख़त्म कर रहे हैं। संसद को बंधक बना के रख दिया है, लोगों की जुबान पे ताले लगा दिए हैं। और आज दुआ साहब ने ये प्रोग्राम किया है, हो सकता है शाम के यहाँ कोई लोग उनका पैगाम लेके पहुँचे किसी और रूप में। तो ये जो इस तरीके का माहौल है, हमें इसे ख़त्म करना है। और हमें ये भी एक कसम खानी है कि हमारे जितने साथी यहाँ मौजूद हैं, चाहे वो हमारे प्रेस के साथी हों या हमारे व्यक्तिगत साथी हों जो इस लड़ाई को लड़ने का आगाज़ कर रहे हैं, अगर किसी के साथ भी कोई भी किसी भी तरीके की कोई परेशानी सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा आती है, तो हमको मिल करके उसका मुकाबला करना है और ये सबूत देना है कि तुम अकेले नहीं हो, आवाज़ दो, हम एक हैं, हम एक साथ हैं। और मैं बताना चाहता हूँ, ज़्यादा चूँकि आप इतने काबिल लोग हैं और इतने काबिल जगह ये बातचीत हो रही है, तो मेरा ज़्यादा बोलना वो मेरे को मुनासिब नहीं लगता। आप देख लीजिए, स्टेट गिन लीजिए कि बिहार और महाराष्ट्र को देख लीजिए, कर्नाटक को देख लीजिए, ये अपने आप ही 100 सीट कम हो रहे हैं। एक एक 2-2 सीट हर जगह, दिल्ली में, पंजाब में कम होंगे, उत्तर प्रदेश में भी कम होंगे। ये रह कहाँ गए? मेरा तो आपसे केवल ये निवेदन है कि कोई न कोई शमा महफिल में जलाए रखिए, कोई न कोई शमा महफिल में जलाए रखिए। जिस शमा की शुरुआत आज दुआ साहब ने की है, शर्मा जी ने की है, भारती अग्रवाल साहब ने की है, मैं जी ने की है, मोहतरम साहब ने की है, आप सब ने की है, हम सब ने की है, उस शमा को जिंदा रखना है, जलाए रखना है। कोई न कोई शमा महफिल में जलाए रखिए और सुबह होने को है माहौल बनाए रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।